हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली ओडिशा के अंदर गोल्ड रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। यस, और एक लोकेशन पे नहीं, बहुत मल्टीपल लोकेशन पे गोल्ड रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। कौन कौन से लोकेशन के ऊपर? तो सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल और कोरापुट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोल्ड रिजर्व्स डिस्कवर है ओडिशा के अंदर। अभी ये तो जस्ट गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं, हमको जस्ट पता चला है कि यहाँ पे गोल्ड है, लेकिन अभी हमको इस गोल्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? माइनिंग बोलते हैं। उसका माइनिंग करना पड़ेगा, उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके ये गोल्ड रिजर्व का हम सही मायने में यूज कर पाएंगे। राइट। अभी हमारे लिए ये न्यूज इंपोर्टेंट क्यों है कि अभी गोल्ड रिजर्व तो मिले हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और क्या हमारे पास और कोई गोल्ड रिजर्व है, वो सभी के बारे में हम इस न्यूज के अंदर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। राइट ना? ओके, चल। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो गोल्ड रिजर्व मिले हैं ओडिशा के अंदर, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो ओडिशा के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करेगा। यस, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा। ओडिशा के अंदर वैसे भी पहले से कोल, आयरन और बॉक्साइट जैसे बहुत सारे मिनरल अवेलेबल है, और अभी ये गोल्ड भी आ गया। तो अगर हम इस गोल्ड को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो वो अच्छा खासा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट भी बन जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना? जो ओडिशा की जीडीपी को बढ़ाएगा, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करेगा। उसके अलावा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो पाएगा। ये जो गोल्ड रिजर्व मिला है उसके माध्यम से ओडिशा के अंदर एक अच्छा खासा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे जस्ट गोल्ड रिजर्व मिला है, इस गोल्ड रिजर्व में से हमको माइनिंग करवानी पड़ेगी, एक्सट्रैक्शन करवाने पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, इसके लिए बहुत सारे वर्कर्स का इम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। राइट। उसके अलावा ये गोल्ड रिजर्व मिलने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से हो पाएगा, बिकॉज ये जो गोल्ड रिजर्व है वो तो रो फॉर्म में है, हमको उसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो जो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है उसमें से हम ज्वेलरी प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा उस गोल्ड का हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। ओके। और ओके, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं वो बहुत ही अंडर डेवलप रीजन है, और ये गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी अगर यहाँ पे होगी तो वो वहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। राइट, रोड, रेल कनेक्टिविटी होगी और पावर सप्लाई भी वहाँ पे पहुंच जाएगा। राइट। तो यहाँ पे ये गोल्ड माइनिंग की वजह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो सकता है। राइट ना? तो ये कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है ये गोल्ड रिजर्व मिलने के ओडिशा के अंदर। लेकिन अगर मैं कुछ चैलेंजेस की बात करूं, तो ये जो गोल्ड रिजर्व मिला है, अगर हम उसमें से गोल्ड का माइनिंग करवाएंगे ना, एक्सट्रैक्शन करवाएंगे ना, तो बहुत सारे लैंड का डिफोरेस्टेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए सॉइल इरोड हो जाएगी और बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हम जहाँ पे ये गोल्ड माइनिंग करवाएंगे उसके आसपास के जो लोग हैं उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस भी है अगर हम इस गोल्ड रिजर्व का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो, माइनिंग करवाते हैं तो। राइट ना? ओके। अगर मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजप्शन कौन करता है? इंडिया करता है। सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजप्शन कौन करता है? इंडिया करता है। राइट। और अगर मैं प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स की बात करूं, सबसे ज्यादा कंजप्शन इंडिया करता है। प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स किसको बोलते हैं? देखो फ्रेंड्स, गोल्ड 2 जगह पे रिजर्व होता है। एक तो आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, और एक लोगों के घरों के अंदर। कंजप्शन पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बराबर ना? ओके। तो अगर प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग्स की बात की जाए तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? इंडिया के पास है। लेकिन हम ये ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास गोल्ड रिजर्व तो है फ्रेंड्स, लेकिन हम इसके अंदर से माइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। राइट ना? तो इसकी वजह से हमको गोल्ड इंपोर्ट करवाना पड़ता है। राइट ना? और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। अगर मैं कुछ इनिशिएटिव्स की बात करूँ ना फ्रेंड्स गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने नेशनल मिनरल पॉलिसी लॉन्च की थी 2019 के अंदर। यस। पहले क्या होता था कि जो गोल्ड का या तो फिर कोई भी मिनरल का जो माइनिंग होता था ना, वो मात्र गवर्नमेंट संस्था ही करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए ये नेशनल मिनरल पॉलिसी लॉन्च की 2019 के अंदर। राइट। और यहाँ पे ये नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के अंदर में ही गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एमएमडीआर एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। और इसी एक्ट के अंडर में
अगर कोई जगह पे फॉर एग्जांपल रिजर्व मिलता है तो उसका माइनिंग करने के लिए ऑक्शन होता है। तो यहाँ पे अभी जो ओडिशा के अंदर जो 4 लोकेशन पे रिजर्व्स मिले हैं ना, गोल्ड रिजर्व्स, अभी उसका माइनिंग कौन करेगा, उसके लिए ऑक्शन होगा। कौन से एक्ट के अंडर में? एमएमडीआर एक्ट के अंडर में। कौन सी पॉलिसी के अंडर में? नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 के अंडर में, राइट। ओके। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर में भी माइनिंग सेक्टर को इंक्लूड किया है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स है, लेकिन हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, माइनिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस सेक्टर के अंदर हमको आत्मनिर्भर बनना है, इसकी वजह से हमने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर में भी इस माइनिंग सेक्टर को इंक्लूड किया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। अगर मैं इंडिया के अंदर गोल्ड रिजर्व्स की बात करूं तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि दो टाइप के गोल्ड रिजर्व्स होते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। एक होता है मॉनेटरी गोल्ड रिजर्व्स जो आरबीआई के पास होते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, और एक होता है माइंड गोल्ड रिजर्व्स। ऐसे गोल्ड रिजर्व जो जिसको हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, माइंड कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो इंडिया के पास दो टाइप के गोल्ड रिजर्व्स है, एक मॉनेटरी गोल्ड रिजर्व जो आरबीआई के पास है उसके फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, और सेकेंड है माइंड गोल्ड रिजर्व, ऐसे गोल्ड रिजर्व जिसको हमने ऑलरेडी माइन कर दिया है। तो अगर मैं ऐसे गोल्ड रिजर्व जिसको ऑलरेडी माइन कर दिया, अगर मैं उसके लोकेशंस की बात करूं, अगर मैं मेजर गोल्ड माइंस की बात करूं, इंडिया के अंदर जो मेजर गोल्ड माइंस हैं उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड का जो प्रोडक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो कर्नाटका से होता है। हमारा जितना भी प्रोडक्शन है गोल्ड का, टोटल प्रोडक्शन, उसमें से 99% गोल्ड प्रोडक्शन कहाँ से होता है? कर्नाटका से होता है। और बाकी जो बचा कुचा है वो झारखंड से हो रहा है। तो अभी दो ही स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गोल्ड प्रोडक्शन के अंदर, राइट। और कर्नाटका के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पुराना जो गोल्ड माइन है ना, वो कोलार गोल्ड माइन है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे गोल्ड रिजर्व पाया गया था 100 साल पहले। और अभी हालांकि वो बंद हो चुका है, उसमें से सारा गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। ओके। लेकिन अगर कर्नाटका की मैं दूसरे गोल्ड माइन की बात करूं, हुत्ती गोल्ड माइन, ये भारत का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है। और अभी जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस हम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? हुत्ती गोल्ड माइन से आ रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो कुछ मेजर गोल्ड माइंस ये आप मैप में देख सकते हो, और उसमें से जो एक्टिव गोल्ड माइंस है वो अभी मात्र कौन सा है? हुत्ती गोल्ड माइन है, राइट, ध्यान में रखना है। ओके, चलो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रेंड्स कि ओडिशा के अंदर गोल्ड रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं, और अगर इस गोल्ड रिजर्व्स को अगर हम अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाए तो ओडिशा एक गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट बन जाएगा। यस फ्रेंड्स। और किस तरीके से वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ओडिशा और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं माइनिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ये सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई थिंक आपको इस न्यूज में अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।